हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, और इसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, नेशनल इनकम में किस किस चीज़ को काउंट किया जाता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। याद करो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था यहाँ फैक्टर इनकम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। ठीक है, इन दो के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और वो है डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। ठीक है, कि भाई डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और साथ ही साथ में नेशनल इनकम क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, अ डोमेस्टिक इनकम is the sum total of factor income generated within the domestic territory of a country। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। इसके बारे में तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम में कौन कौन शामिल होंगे कि एक कोई डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसके अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है वो हमारे लिए क्या कहलाती है, डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा। तो इसके अंदर एक नॉर्मल रेजिडेंट भी इंक्लूड हो सकता है, नॉर्मल रेजिडेंट, और दूसरा एक नॉन रेजिडेंट भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसे अच्छे से समझना कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम का टोटल, लेकिन ये फैक्टर इनकम कहाँ पर कमाई गई हो, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर। और एक कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो या तो नॉर्मल रेजिडेंट हो सकते हैं या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो नेशनल इनकम के बारे में क्या बोला था कि नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एट्रीब्यूटेड टू नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, यानी कि फैक्टर इनकम का टोटल तो होना चाहिए, लेकिन ये कमाया किसकी गया हो, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाया गया हो। सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी हमने ये पढ़ा था कि नेशनल इनकम का मतलब होता है कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन अ ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब ये जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, ये नॉर्मल रेजिडेंट जो हैं वो क्या हो सकते हैं, ये अगर आप देखोगे तो किसी भी कंट्री के अंदर भी हो सकते हैं और किसी कंट्री के बाहर भी हो सकते हैं, यानी कि इन एंड आउट। ठीक है, ये नॉर्मल रेजिडेंट कहीं भी हो सकते हैं, किसी कंट्री के अंदर और किसी कंट्री के बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, चाहे उसे कोई भी कमाए। ठीक है, चाहे उसे नॉर्मल रेजिडेंट कमाए, चाहे उसे नॉन रेजिडेंट कमाए। लेकिन नेशनल इनकम के लिए यह ज़रूरी है कि वो क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ही कमाई गई हो। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट देश के अंदर भी हो सकते हैं और देश के बाहर भी हो सकते हैं। समझ में आ गया। अब बात आती है कि भाई ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री क्या होती है, कि डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या। इट रेफर्स टू इकोनॉमिक टेरिटरी। पहली बात तो ये किसको रेफर करती है, इकोनॉमिक टेरिटरी को। ठीक है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये मत समझ लेना कि इंडिया को अगर मैं ये अगर ऐसे करके अगर मैं मैप बनाऊं तो ये इसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, नहीं। यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी से मतलब होता है उसकी इकोनॉमिक टेरिटरी से होता है। और इकोनॉमिक टेरिटरी जो हो सकती है वो क्या क्या होती है उसे देखो। इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्र्ड बाय अ गवर्नमेंट। ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा क्या होती है, एडमिनिस्ट्र्ड होती है, विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली।
और ये वो टेरिटरी होती है जिस पर सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, और वहाँ पर कोई भी पर्सन, कोई भी गुड्स और कोई भी कैपिटल जो होती है वो फ्रीली सर्कुलेट हो सकती है। मान लीजिए इंडिया के अंदर अगर यहाँ पर इंडिया का कोई इकोनॉमिक टेरिटरी है, तो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में हमारी देश की सरकार का क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा, और इंडिया के लोग ही फ्रीली मूव कर सकते हैं। इंडिया का जितना भी गुड्स और जितनी कैपिटल है वो भी क्या कर सकती है, फ्रीली मूव कर सकती है। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो कि इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो पहला है टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटायर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कंट्री। तो पहली बात है डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या होता है, एक तो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, ठीक है, ये हमने देखा, ठीक है। अगर हम इंडिया का मैप बनाएंगे तो इंडिया के मैप में ये क्या होगी, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री होगी। तो ये पॉलिटिकल फ्रंटायर्स यानी कि पॉलिटिकल बाउंड्री इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स, हमारा टेरिटोरियल वाटर्स जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ठीक है। तो यानी कि हमारी यानी कि लैंड बाउंड्री, अगर हम इन जनरल बोलें तो हमारी लैंड बाउंड्री के साथ साथ क्या होना चाहिए, वाटर बाउंड्रीज भी होनी चाहिए। वो सब किस में इंक्लूड होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है। दूसरा क्या इंक्लूड होता है, शिप एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी शिप और कोई भी एयरक्राफ्ट जिसे कौन चला रहा हो, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, इस कंट्री का रेजिडेंट चला रहा हो, कहाँ पर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देश के अलग अलग पार्ट में। मान लीजिए जापान के अंदर, मान लीजिए जापान के अंदर इंडियन कोई शिप है, जापान के सी में, जापान के पास एक सी पड़ता है जिसे जापान सी बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई इंडियन शिप जो है वो चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये इंडियन शिप है और ये यहाँ पर फ्लोट कर रहा है। तो अब आपको अगर आप ये देखोगे कि ये इंडियन शिप अगर वहाँ पे चल रहा है, तो ये जो पूरी जो बाउंड्री है, इंडियन शिप की जो बाउंड्री है, ये जो पूरी बाउंड्री है तो ये कहाँ पर, जापान सी, यानी कि इंडियन वाटर बॉडी से क्या है, बाहर है। लेकिन फिर भी ये जो इतना पार्ट है ये किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। क्यों, क्योंकि इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, एक इंडियन रेजिडेंट जो है वो ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट वन आता है फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स। सेम वही फिनोमिना जो ऊपर वाला है कि कोई भी फिशिंग वेसल्स हो सकते हैं, कोई ऑयल या नेचुरल गैस के रिग्स मतलब कोई कुएं हो सकते हैं, कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको कौन ऑपरेट कर रहा है, हमारा रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ऑपरेट कर रहा है। और कहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, किसी इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर जितना एरिया होगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, फिशिंग वेसल्स, ऑयल या नेचुरल गैस, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, ये सब जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती हैं। लिख रहा है और एंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन इन एरियाज इन विच द कंट्री हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मतलब वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर उनको राइट मिला हुआ है कि आप एक्सप्लॉयट करके क्या कर सकते हो, कोई भी ऑयल या कोई भी गैस को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो वो जो एरिया होता है वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या होता है, पार्ट होता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर लिख रहा है एम्बेसीज, काउंसलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड एब्रॉड। कोई भी एम्बेसी, ठीक है, कोई भी काउंसलेट्स, कोई भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है जो हमारे सैनिक अड्डे बने हुए होते हैं, ठीक है। अगर वो एब्रॉड में है तो वो जो पर्टिकुलर एरिया होगा वो किसका पार्ट होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। मान लीजिए यूएसए के अंदर इंडिया की कोई एम्बेसी है, ठीक है। तो इंडियन एम्बेसी जितने एरिया में बनी होगी वो पर्टिकुलर एरिया जो होगा वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। क्यों, क्योंकि उस पर इंडियन गवर्नमेंट जो होगी वो क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। वहाँ पर यूएसए की गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है, सिर्फ इंडियन एम्बेसी का या इंडियन गवर्नमेंट का क्या चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है।
और वहाँ पर आप फ्रीली क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, वहाँ पर यूएसए का कानून लागू नहीं होगा। बात समझ में आ गया। तो खैर ये सब चीज़ें पेपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेनली हमने ये सीख लिया कि डोमेस्टिक जो इनकम रहती है उस वो क्या होती है कि वो फैक्टर इनकम होती है जो किसी देश के अंदर कमाई गई होती है। उसमें रेजिडेंट भी हो सकते हैं और उसमें नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और नेशनल इनकम का मतलब होता है कि एक ऐसी फैक्टर इनकम जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई हो, ठीक है। अब वो नॉर्मल रेजिडेंट कहीं भी रह सकती हैं, या तो इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर। यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। तब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। अब हम डोमेस्टिक इनकम को कैसे क्या करें, कन्वर्ट करें नेशनल इनकम में, उसे देखो। डोमेस्टिक इनकम है, अब इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे वो रेजिडेंट जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनकी फैक्टर इनकम को अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में क्या कर दूं, इंक्लूड कर दूं और लेस कर दूं। क्या लेस करूं, फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। इंडिया के अंदर फैक्टर इनकम कमाई गई किसके द्वारा, नॉन रेजिडेंट के द्वारा, उसको क्या कर दूं, उनकी इनकम को अगर मैं निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगी, नेशनल इनकम के इक्वल हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। सिंपली अभी बता चुका हूँ, डोमेस्टिक इनकम में दोनों की इनकम इंक्लूड होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे जो कौन थे, नॉर्मल रेजिडेंट थे जो इंडिया के बाहर रहते थे, उनकी इनकम को मैंने डोमेस्टिक इनकम में क्या किया, इंक्लूड कर दिया। और जो हमारे नॉन रेजिडेंट जो इंडिया के अंदर थे उनकी इनकम को मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो वो किसके इक्वल आ गई, सर नेशनल इनकम के इक्वल आ गए। बात समझ में आ गया। चलो अब आया, तो इसी चीज़ को मैं और क्या लिख सकता हूँ, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स टू नेशनल इनकम। ये क्या होता है, एक्चुअल में ये कुछ और नहीं होता है, ये होता है आपका, जब हम क्या करते हैं, आपको ये बात पता है कि इंडिया से पैसे ले जाने वाले लोग कम होते हैं क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। हम बाहर जाते हैं और बाहर से पैसे कमा के लाते हैं, तो इसका मतलब बाहर से जो पैसे कमा के लाएंगे वो ज़्यादा होंगे। इसका मतलब फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये ज़्यादा होगा। और फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया से बाहर ले जाने वाले पैसे क्या होंगे, कम होंगे। तो अगर हम ये दोनों बातें अगर ले और इनका क्या करें, इनका एवरेज निकालें। एवरेज का मतलब मान लीजिए कि 1000 रुपीज़ बाहर से आए हैं और 200 रुपीज़ क्या हुए, इंडिया से चले गए, तो फाइनली नेट कितना आया हमारे पास, 800 रुपये आए। तो इसका मतलब इसी 800 रुपये को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, के नेट बाहर से कितना आया, ठीक है। तो इसको सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि अगर डोमेस्टिक इनकम में मैं अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, नेशनल इनकम के इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आ गया यहाँ तक। तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ समझ ली, तो हमने यहाँ पर जो समझ लिया वो ये समझ लिया कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम पढ़ा तो उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी को भी पढ़ लिया, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों का कन्वर्जन भी सीख लिया कि डोमेस्टिक इनकम को अगर मैं नेशनल इनकम बनाना चाहता हूँ तो मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करूँगा, और अगर मैं नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाऊँगा तो सेम उसका वाइस वर्सा कर दूँगा। यानी कि मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को अगर मैं नेशनल इनकम में से लेस कर दूँ तब मेरा क्या निकल के आएगा, डोमेस्टिक इनकम निकल के आएगा। बात समझ में आ गया। अब आता है डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि ये दोनों इनकम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होते हैं। कैसे, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिकॉज ऑल प्रोडक्शन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। याद करो मैंने बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ये बताया था सर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है।
अब आपको ये बात पता है कि इन सभी से क्या करते हैं, हम किसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ इन सबको मिला के प्रोडक्ट तैयार हुआ और बदले में इनको क्या दे दिया गया, फैक्टर पेमेंट कर दी गई, फैक्टर इनकम दे दी गई। तो अगर मान लीजिए इन सबको पैसे दिए गए 500 रुपीज़ टोटल, तो आपने इस 500 रुपीज़ का क्या कर दिया, सामान भी तो लेकर आए थे। ठीक है, मतलब ये 500 रुपीज़ से आपने एक प्रोडक्ट तैयार किया। यहाँ पर एक चीज़ और इंक्लूड हो जाएगी, रॉ मटेरियल। मान लीजिए आपने क्या किया, 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल भी लगाया। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका बनकर तैयार हो गया 600 रुपीज़ का। तो एक बात बताओ, 600 में से 100 रुपीज़ तो रॉ मटेरियल के आप अलग कर दीजिए, बाद बाकी का 500 किसके थे, ये फैक्टर इनकम के थे। यानी कि आपने जो फैक्टर सर्विसेज क्या करी थी, हायर करी थी, बदले में आपने इनको क्या कर दिया था, पेमेंट। तो यहाँ प्रोडक्ट और यहाँ जो पेमेंट है वो आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल। यानी कि प्रोडक्ट और इनकम आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसीलिए हम डोमेस्टिक इनकम बोलें या डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलें, बात इक्वल है। सेम वे हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम बोलो, ठीक है, या नेशनल प्रोडक्ट बोलो, बात क्या है, इक्वल है। क्योंकि जितने रुपीज़ में आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ वो आपके लिए अगर वो कॉस्ट थी, तो उतने ही पैसे किसी दूसरे के लिए क्या थे, इनकम भी थे। ऐसे आप समझ सकते हो। नॉर्मली ये समझ लो कि आपने, मान लीजिए मैं एक अच्छा एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ कि मान लीजिए 500 रुपये में आपने कोई वस्तु तैयार की। मान लीजिए आपने यहाँ पर 500 रुपये में कोई बिस्किट्स बनाया। ठीक है, तो अगर आपने कोई बिस्किट्स बनाया है तो 500 रुपये की आपकी लागत आई है, तो ये 500 रुपये आपके लिए कॉस्ट थी, आपका बिस्किट्स यानी कि प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, तो ये 500 रुपये किसी के लिए क्या होगी, किसी और के लिए क्या होगी, इनकम। इसीलिए प्रोडक्ट और इनकम आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गया। तो फाइनली हम यहाँ पर दूसरा टॉपिक अपना फिनिश करते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है, और दोनों में डिफरेंस वगैरह क्या है और कैसे उनका कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट वन आते हैं ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ जो हमने देखा कि ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम जो तैयार हुई है ये ग्रॉस होती है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट था इंडिया, मतलब क्या हुआ, इंडिया के अंदर तैयार हुआ। और ग्रॉस क्यों है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन अभी इंक्लूड है। जब इसमें से मैं डेप्रिसिएशन क्या करूँगा, एक्सक्लूड करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेम वे अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मैं डेप्रिसिएशन ऐड करता हूँ तो ये क्या निकल जाएगा, जीडीपी। इसी तरीके से जो नेशनल इनकम होती है वो उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और उसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन लेस करता हूँ तो वो क्या निकल के आ जाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। सेम वे नेशनल प्रोडक्ट में क्या करता हूँ, डेप्रिसिएशन ऐड किया तो ये क्या निकल के आ जाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीएनपी। बात समझ में आ गया। तो यहाँ हमने अभी दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं जिसको आपको याद रखना है कि डोमेस्टिक अगर इनकम होती है तो उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसे हम नफीफा बोलते हैं, तो इससे क्या निकल के आता है, आपकी नेशनल इनकम निकल के आता है। ठीक है, और दूसरा हमने ये भी सीखा था कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम में से या डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो हमारी नेट इनकम निकल के आती है, ये नेट इनकम है। ठीक है, और ये नेशनल इनकम है, नेट इनकम निकल के आती है। दो चीज़ सीख ली। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये सीखेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट, कि डोमेस्टिक इनकम प्रोडक्ट जो है वो मार्केट प्राइस पर क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पर क्या होता है। तो यहाँ समझेंगे, अगर मान लो किसी भी इकोनॉमी में अगर दो ही सेक्टर होते, कौन सा, प्रोड्यूसर सेक्टर और क्या होता, हाउस होल्ड सेक्टर होता, तब वहाँ पर क्या होता कि वहाँ पर आपकी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों क्या होती, सेम होती। वहाँ दोनों अलग अलग नहीं होती, वहाँ दोनों क्या होता, सेम होता। लेकिन जैसे ही एक तीसरा सेक्टर और आ जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर, तब वहाँ पर दो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। कौन कौन सी,
फर्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग क्या करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इसमें इंक्लूड कर लेते हैं और सब्सिडीज़ को क्या कर देते हैं लेस कर देते हैं। तो हमारा फाइनली क्या निकल के आता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई फैक्टर कॉस्ट, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बना के तैयार किया, ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई कॉस्ट हो गई। आपने उसमें क्या किया, जब उसे बेचने गए तो उस पर क्या लगा जीएसटी, जो हमारे लिए क्या इनडायरेक्ट टैक्स, वो उसमें ऐड हो गया तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है बढ़ जाती है। अब सरकार हमें क्या देती है सब्सिडी, तो जैसी सब्सिडी देती है तो उसकी अब जो मार्केट वैल्यू होती है वो अब क्या हो जाती है कम हो जाती है। वो किसके इक्वल हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के इक्वल हो गया। तो यानी कि कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा, सब्सिडी को लेस किया, तो वो क्या निकाल देता है मार्केट प्राइस को बता देता है। इसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ को अगर हम क्या कर दें इनका अगर नेट निकाल लें, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स ऑब्वियसली क्या होगा ज़्यादा होगा, सब्सिडी ऑब्वियसली क्या होगी कम होगी। तो अगर हम इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दें तो क्या निकल के आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है और ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, ठीक है। सेम वे अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूँ जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करता हूँ तो ये क्या निकल के आया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अगर जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से एनआईटी लेस करता हूँ तो निकल के आएगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से एनआईटी लेस करता हूँ तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से एनआईटी लेस करता हूँ तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगा। मतलब क्या मतलब हुआ, एक बात समझ लो, फैक्टर कॉस्ट थी, इस फैक्टर कॉस्ट में अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स शॉर्ट में से क्या बोलते हैं एनआईटी, इसको अगर ऐड करते हो तो फैक्टर कॉस्ट है उसमें आपने एनआईटी ऐड किया तो आप मार्केट प्राइस पर चले जाओगे, और मार्केट प्राइस में से अगर आपने लेस कर दिया एनआईटी को तो आप फैक्टर कॉस्ट पर चले जाओगे। तो यहाँ हमने तीसरी बात और क्या सीख ली कि अगर फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं एनआईटी ऐड कर देता हूँ तो मैं कहाँ चला जाऊँगा मार्केट प्राइस पर चला जाऊँगा। तो ये तीन बातें आपको याद रखना जो आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा। क्या डोमेस्टिक इनकम है उसमें नफीफा ऐड करो, क्या निकल के आएगा नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो क्या निकल के आएगा नेट इनकम, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा मार्केट प्राइस निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो और बताओ आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।